हेलो एवरीवन, आई एम रमन। आप देख रहे हैं हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मैथ्स ए लॉजिकल स्टडी। इस चैनल पर आप क्लास 9th एनसीईआरटी सिलेबस की टेक्स्ट बुक के सभी चैप्टर्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हम सभी चैप्टर्स की एक्सरसाइज के लगभग सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के साथ साथ वन बाय वन सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही कुछ रेफरेंस क्वेश्चंस वो भी सॉल्व करेंगे एंड आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे। किसी भी चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है वह सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी इंट्रोडक्शन में ही उस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी, फंडामेंटल या जो भी फार्मूला या जो भी प्रोसीजर है वह सब इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर ही डिस्कस किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। चैप्टर की एक्सरसाइज उसी चैप्टर की सारी इस इंट्रोडक्शन पर ही बेस्ड होती है। अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट्स इस इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत लाइटली लेते हैं, जबकि इस इंट्रोडक्शन पार्ट में ही उस चैप्टर का जो भी फंडामेंटल है, जो भी थ्योरी है, वह अच्छी तरह से एक्सप्लेन की हुई होती है, अच्छी तरह से एक्सप्रेस की हुई होती है। तो आपको हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ही सीरियसली लेना है। ये चीज आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। ज्यादातर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन मैं आपको फिर एडवाइस करता हूं कि एनसीईआरटी की बुक जो डिजाइन की होती हैं वो बहुत बड़े बड़े विद्वानों से डिजाइन की होती हैं। उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो आपकी 50 से 75% तक प्रॉब्लम, किसी भी एक्सरसाइज में आने वाली प्रॉब्लम को वो इंट्रोडक्टरी पार्ट ही कवर कर लेता है। तो फिर से आपको कहूंगा कि इंट्रोडक्शन पार्ट किसी भी चैप्टर का, आपको शुरू में लगता होगा कि ये 2-3 पेज हैं, ये वैसे ही हैं, उसके बाद में फार्मूला दिखा रहे हैं कि ये फार्मूला ऐसे बनेगा, ऐसे होगा। बिल्कुल नहीं। जो रिटन पार्ट है, जो एक्सप्लेन किया गया है, जो स्टोरी, जो आपको बेस बताया गया है, उसको बिल्कुल फोकस करके स्टडी कीजिए। उसके अंदर से एक एक छोटी छोटी ऐसी माइन्यूट चीज निकलेंगी जो कि आपको आगे वो पूरा चैप्टर समझने में, पूरी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने में, कोई भी किसी तरीके की उससे रिलेटेड कुछ हट के क्वेश्चन दिया जाता है, कुछ डाइवर्ट करके अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे अगर आप उस इंट्रोडक्शन पार्ट को ढंग से देख लेंगे। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए कि इंट्रोडक्शन पार्ट ही 50% ऑफ द चैप्टर को कवर कर लेता है। तो जो चैप्टर आज हम करने जा रहे हैं उसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए कोन। मैंने पहले भी बताया कि इस वीडियो के अंदर हम सरफेस एरिया ऑफ ए कोन ही डिस्कस करेंगे, ओनली सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो होता है बच्चों में वो होता है एरिया और वॉल्यूम में फर्क क्या है, एरिया और वॉल्यूम के अंदर फर्क क्या है। ये दोनों इतनी कॉमन चीजें हैं हमारी, जो जनरल लाइफ के अंदर इतनी ज्यादा यूज होती हैं, सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों ही। लेकिन जब मैथमेटिकली हम इसको सॉल्व करने लगते हैं, पर्टिकुलरली 8th 9th 10th क्लास के अंदर जब सॉल्व करने लगते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि एरिया का क्या मतलब है और वॉल्यूम का क्या मतलब है। तो सबसे पहली चीज आपको यही बता दें कि जो एरिया होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। उसके अंदर डायमेंशंस 3 नहीं होती, उसके अंदर 2 ही डायमेंशंस होती हैं। जैसे ही आपके सामने ये फिगर आपको शो हो रहा है, इस फिगर में आप देखेंगे तो आपको ये एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है। तो इसकी 2 डायमेंशंस हैं। एक इसकी लेंथ है, सपोज करो उसको हम ए से डिनोट करते हैं। दूसरी इसकी विड्थ है जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। तो इसकी जब 2 डायमेंशंस हैं तो इसका वॉल्यूम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी किसी भी शेप का हो, उसके अंदर कोई सामान कितना ज्यादा आएगा, उसकी क्वांटिटी है, उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। लेकिन उसी पॉट को, उसी शेप को, उसी मटेरियल को, उसी किसी भी फिगर को जो 3 डायमेंशनल है, उसको बनाने के लिए शीट कितनी लगी, उसका जो स्किन एरिया है, जो बाहर की उसकी जो आपको विजिबिलिटी है, चाहे वो एक बर्तन हो, चाहे वो एक बॉक्स हो, या कोई भी सिलेंडर हो, या कोई कोन हो, या स्फेयर हो, उसका जो आउटर सरफेस है उसको बनाने में टोटल कितना मटेरियल लगा 2 डायमेंशंस के अंदर, उसको हम सरफेस एरिया बोलते हैं। उसके अंदर कितना सामान आएगा उससे सरफेस एरिया का कोई मतलब नहीं होता। सरफेस एरिया का मतलब होता है कि उसको बनाने के अंदर कितना शीट लगी, या कितना कोई कवर लगा, या कितना कोई फैब्रिक लगा, जो भी मटेरियल से वो बना हुआ है उसको बनाने में जो कितना मटेरियल लगा, वो भी उसका आउटर सरफेस।
टोटल एक्सटर्नल सरफेस जो होता है उसको हम सरफेस एरिया बोलते हैं। और वॉल्यूम, हालांकि वॉल्यूम को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी दोनों के कंपैरिजन के लिए बता रहा हूं कि वॉल्यूम का मतलब होता है कि उस 3 डायमेंशनल जो भी फिगर है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कोई सामान कितना ज्यादा आ जाएगा, यानी कि 2 लीटर आएगा, 3 लीटर आएगा, 5 लीटर आएगा, या उसकी जो भी कैपेसिटी है वो कितनी होगी, वो वॉल्यूम कहलाता है। और उसको बनाने के लिए, उसके कवर को बनाने के लिए, उसको आउटर शेल को बनाने के लिए मटेरियल इन स्क्वायर यूनिट्स कितना लगता है, उसको सरफेस एरिया बोला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरफेस एरिया अगर हमने फाइंड करना है तो वो केवल 2 डायमेंशंस ऑब्जेक्ट्स का ही होगा, यानी कि कोई भी चीज होगी वो 2 डायमेंशनल होगी तभी हम उसका एरिया फाइंड कर सकेंगे। जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है इसका रेक्टेंगल का, जैसे एक दूसरा एग्जांपल 2 डायमेंशंस के अंदर आप सर्कल देख सकते हैं, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, ट्रेपेजियम, इनमें से कुछ भी देख सकते हैं, सारे 2 डायमेंशनल्स हैं। तो 2 डायमेंशंस के अंदर एरिया होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया नहीं फाइंड कर सकते। हमें करना सिर्फ इतना होता है कि उस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट्स का एरिया फाइंड करके उन सबको ऐड कर देना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये फिगर आपको नजर आ रहा है, ये जो फिगर है ये एक क्यूबॉइड है, ये एक क्यूबॉइड है, और ये आपको सामने जो शो हो रहा है इसकी 6 फेसेस हैं। 6 फेसेस हैं। कौन से 6 हैं? जैसे एक मैं आपको इसके शॉर्ट के ऊपर लाइन लगाता हूं। एक नंबर ये है जो हमारे को इस साइड से नजर आ रहा है, ये वाला। एक इसके बिल्कुल अपोजिट, ये देखिए, ये इसका सेकंड फेस, एक इसका बॉटम फेस, एक ये टॉप वाला फेस, और एक ये आपको बैकग्राउंड में जो नजर आ रहा है ये वाला फेस देखिए, ये इसका 5th फेस हो गया, इसको 5th मान लीजिए। और जो आपको ये नजर में कवर कर रहा हूं इसको, ये वाला आपका इसका 6th फेस है। तो आप एक चीज इसमें नोट कीजिए कि जो फेस आपको 6 नजर आ रहे हैं, ये तो एक 3 डायमेंशनल फिगर है, तो इसका सरफेस एरिया होता है। ये नहीं है कि ये 2 डायमेंशनल होगा तभी इसका सरफेस एरिया होगा। ये सारा जो एरिया आपको स्किन एरिया नजर आ रहा है, इसका आउटर एरिया, ये इसका सरफेस एरिया कहलाता है। बस करना ये है कि एरिया को फाइंड करना है 2 डायमेंशंस के अंदर, यानी जो मैंने आपको 1 से लेके और 6 तक जितने भी इसके फेसेस बताए हैं वो सारे 2 डायमेंशंस के अंदर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 नंबर जो फेस है, फॉर नंबर 4, इसकी एक डायमेंशंस ये है ए और दूसरी डायमेंशन ये है बी, तो हो गया ये 2 डायमेंशनल। तो इस 2 डायमेंशनल का एरिया हमारे को पता है ए इंटू बी, एक रेक्टेंगल का जो एरिया होता है दैट इज ए इंटू बी। तो ए इंटू बी को इसको फाइंड करेंगे, फिर ये बॉटम वाला जो नंबर, ये ऊपर वाला 4 नंबर पार्ट था, नीचे 3 है, इसका एरिया फाइंड करेंगे। ऐसे ही इन सब का एरिया फाइंड करके उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा। अब इसकी कैपेसिटी क्या है, इस बॉक्स के अंदर कितना सामान आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन केवल आपको यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस फिगर को जो कि 3 डायमेंशनल है उसका भी सरफेस एरिया फाइंड किया जा सकता है, उसकी अलग अलग यूनिट्स का सरफेस एरिया फाइंड करके उनको सम करने से, उनको ऐड करने से। लेकिन कुछ कर्व सरफेस होते हैं, ऐसे कर्व सरफेस होते हैं जिनका एरिया आप डायरेक्ट इस बॉक्स की तरह से फाइंड नहीं कर सकते। यानी इसके अंदर तो जो आपको शेप नजर आ रही है वो रेक्टेंगुलर शेप नजर आ रही है। क्यूबॉइड के अंदर 3 तरीके के रेक्टेंगुलर हैं, उन सबका एरिया फाइंड करके उनको ऐड कर देंगे। लेकिन जैसे ये कोन है, ये कोन है, तो इस कोन की जो शेप है वो एक अलग कर्व शेप होती है जिसको आप इस तरीके से फाइंड नहीं कर सकते जिस तरीके से आपने बॉक्स का एरिया फाइंड किया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमारे को इस कोन को अनफोल्ड करना पड़ता है, अनफोल्ड करना पड़ता है। ऐसे ही मान लो सपोज करो एक स्फीयर है जिसको गोला बोलते हैं, एक जैसे गोल कोई भी फुटबॉल की शेप के अंदर होता है, तो जो ये स्फीयर होता है, तो स्फीयर का भी आप एरिया फाइंड करोगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके शेल को अनफोल्ड करना पड़ेगा। अनफोल्ड करने से जो शेप आपको मिलती है उस सारे का एरिया फाइंड करके उसी को सरफेस एरिया कहा जाता है। कि यानी कि जैसे इस स्फीयर को और इस कोन को बनाने में टोटल कितना मटेरियल लगा स्क्वायर यूनिट्स के अंदर, यानी कि हम उस कवर को ओपन करके एज ए शीट में कन्वर्ट कर देंगे और उस शीट का एरिया फाइंड करेंगे।
तो ये जो कर्व्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं इनका एरिया अलग फार्मूला से निकलता है। जैसे आपके क्यूबॉइड के अंदर एक अलग था, ट्राइंगल का अलग होता है और सर्कल का एरिया अलग होता है। आप इनमें से कोई भी शेप का एरिया फाइंड करेंगे तो वो आपको अलग मिलेगा, लेकिन कर्व्ड स्ट्रक्चर्स जितनी भी होती हैं, कर्व्ड फिगर जितने भी होते हैं, उनके लिए कुछ अलग फार्मूला यूज किए जाते हैं, जो हम अब इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन में ही आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कोन की। कोन की शेप किस टाइप की होती है? बड़ी कॉमन शेप है, आपने देखी होगी, जैसे जोकर्स कैप, जैसे आपके बर्थडे कैप होती है, जो एक कोन की शेप के अंदर होती है। बड़ा कॉमन लाइफ में आपको अक्सर ही नजर आ जाती होंगी, जो आपके सामने फिगर में शो हो रही है। ये कोन की शेप होती है। कोन की शेप जो होती है उसके अंदर कुछ उसके पार्ट्स होते हैं, जो हमारे मैथमेटिकल आइडेंटिटी के हिसाब से उसको हमने उनका नोमेनक्लेचर दिया हुआ है। तो वो जो पार्ट्स होते हैं वो मैं आपको इस फिगर के अंदर एक्सप्लेन करता हूं। जो सबसे पीक वाला पार्ट होता है ऊपर की, जिसको बोलते हैं कोन की चोटी, वो चोटी को हम बोलते हैं मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स ये पार्ट होता है जो उसके ऊपर की पीक होती है। सेकंड, इसके अंदर होती है इसकी हाइट। हाइट जो आपके बेस से, जब इस कोन को आप फ्लोर के ऊपर या किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर रखेंगे, तो वर्टेक्स से लेके और उस नीचे के सर्कुलर पोर्शन के इस सेंटर से लेके और इस वी पॉइंट तक की जो हाइट होती है उसको हाइट ऑफ द कोन बोला जाता है। हाइट ऑफ कोन। तो दो आइटम, एक तो वर्टेक्स हो गया, एक आपके पास हाइट आ गई। थर्ड आइटम, जो नीचे का सर्कुलर पोर्शन है, जो आपका जो जैसे कैप होती है, तो कैप में जो हिस्सा सर के ऊपर आता है उसको हम उसका सर्कुलर पोर्शन बोलते हैं। वो आपको ये ग्रीन शेड के अंदर जो नजर आ रहा है, ये वाला इसका सर्कुलर पोर्शन कहलाता है। इसकी जो रेडियस होती है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ सर्कुलर पोर्शन, इसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक, उसके बाद इसका एक नेक्स्ट आइटम आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है, दैट इज स्लांट हाइट। ये स्लांट हाइट इस कोन का एक बिल्कुल स्पेशल फीचर है। ये वर्टेक्स से लेके और नीचे की जो पेरिफेरी है, ये जो पेरिफेरी है, नीचे का जो सर्कुलर एरिया है, इस वर्टेक्स को इस इंक्लाइंड पाथ के ऊपर चलते हुए, जैसे वी पॉइंट को बी से अगर हम टच कर दें, तो ये आप किसी भी डायरेक्शन में टच करोगे, इसको वी को ए से टच करोगे, वी को बी से टच करोगे, या उसकी इस पेरिफेरी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें से किसी पर भी टच करोगे, तो वो आपको ये एक इंक्लाइंड लाइन जैसे ये शो हो रही है आपको, ये इस तरीके की ब्लू लाइन शो होगी। इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट। ये स्लोप वाली होती तो हाइट है, लेकिन स्लोप की शेप में होती है, तो इसको हम स्लांट हाइट से डिनोट करते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स वर्टेक्स को पेरिफेरी के किसी पॉइंट से जोड़ते हैं, चाहे वो बी से जोड़ेंगे चाहे ए से जोड़ेंगे, ये वाली जो लेंथ होती है ये एल की फॉर्म में आएगी और इसको हम स्लांट हाइट से डिनोट करेंगे। तो अब इस फिगर को देख के, इस कोन के फिगर को देखने के बाद आपको ये साफ इसमें नजर आ रहा है कि जो वी है वो वर्टेक्स है जो पीक पर है, और नीचे जो सर्कुलर पोर्शन है ये वाला, ये सर्कुलर पोर्शन का जो सेंटर सी है, तो वी और सी एकदम वर्टिकल पोर्शन के अंदर है, और सी बी जो है, दिस इज कॉल्ड रेडियस। अब ये इन दोनों के बीच वी सी बी जो एंगल बनता है, जो कि मैंने यहां पर आपको शो कर रखा है, ये वाला जो एंगल आपका बन रहा है ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका वी पॉइंट को हम ए से टच करें या वी पॉइंट को बी से टच करें या पेरिफेरी के ऊपर किसी भी पॉइंट से टच करें, तो जो लेंथ आएगी वो एल ही आएगी, और ये जब एल आएगी तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का ही बनेगा। इसीलिए इस कोन को हम राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। राइट सर्कुलर कोन मींस राइट एंगल। राइट एंगल किसका? वी वर्टेक्स को सी से मिलाइए, सी को बी से मिलाइए, रेडियस को, जो कि हमारे फ्लोर के ऊपर फ्लैट सरफेस के ऊपर है, तो इनका जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसलिए हम इसको राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। राइट सर्कुलर कोन अगर नहीं हो तो वो कोन किस टाइप का हो सकता है? वो कोन इस शेप का हो सकता है। ये देखिए आप इस फिगर के अंदर,
इस फिगर के अंदर आप देखेंगे तो जो नीचे का बेस है वो भी फ्लोर के ऊपर एकदम फ्लैट लगा हुआ, नीचे का सर्कुलर जो पोर्शन जिसको हम बोलते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो सर्कुलर पोर्शन हो। अगर वो सर्कुलर पोर्शन है तो ये जो ऊपर का वर्टेक्स है ये इस सी के साथ में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता, नॉट 90 डिग्री। नीचे का पोर्शन अगर सर्कुलर है, सपोज करो ये सर्कुलर है, ये हो भी सकता है, लेकिन सर्कुलर पोर्शन होने के साथ में अगर ये L और ये L, ये इसको L1 बोलते हैं, ये L2 हो जाएगी। अगर ये किसी एंगल 90 डिग्री के एंगल पर नहीं है तो आपकी जो स्लांट हाइट है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से होगी। बेस तो सेम सर्कुलर है लेकिन स्लांट हाइट है वो सेम नहीं है। तो वो सो मेनी टाइम्स स्लांट हाइट इस फिगर के अंदर आपको मिल जाएंगी, जिसको हम राइट सर्कुलर कोन नहीं बोल सकते। इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसका नीचे का जो पोर्शन हो वो सर्कुलर हो ही नहीं, वो इलिप्स की शेप में हो या किसी और पेंटागन की शेप के अंदर हो, तो दिस इज नॉट ए राइट सर्कुलर कोन। इस चीज को आप ध्यान से देख लीजिए कि राइट सर्कुलर कोन का मतलब होता है आपकी वर्टिकल हाइट h और रेडियस, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का, हमेशा ही 90 डिग्री का होगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अब बात यह आती है कि इस जो 90 डिग्री का एंगल की हम बात कर रहे हैं राइट सर्कुलर कोन की, इस राइट सर्कुलर कोन के अंदर जो रिलेशन है स्लैंट हाइट, रेडियस और हाइट के अंदर, इसमें जो रिलेशन है वो रिलेशन मैथमेटिक्स के हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से किस तरीके से सामने आता है। तो नोट कीजिए इसको, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। आप इस फिगर के अंदर देखेंगे, आपने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा भी होगा कि जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके हिसाब से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, हाइपोटेन्यूज L, रेडियस R, हाइट H। तो इन तीनों का रिलेशन क्या हुआ, स्लैंट हाइट, रेडियस और हाइट, इन तीनों का रिलेशन हुआ L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। आप ये भी लिख सकते हैं इसको कि L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये जो रिलेशन है L, R और H का, ये आपका सबसे ज्यादा इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में यूज होने वाला है जब तक हम कोन के सरफेस एरिया या कोन के वॉल्यूम की बात करेंगे। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि L, R और H का रिलेशन क्या है। ये L, R और H का जो रिलेशन है ये केवल राइट सर्कुलर कोन के लिए है, किसी और कोन के लिए नहीं है जो राइट सर्कुलर कोन नहीं है। अब ये तो है इसका बेसिक L, R, H का रिलेशन। अब बात करते हैं इसके सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया जो हम एक कोन का है वो कौन सा एरिया होता है, तो एक तो होता है वो कैप वाला एरिया, जो ऊपर का स्किन पोर्शन है जिसकी हम बात करते हैं, जो आपके वर्टेक्स से लेके, इस वर्टेक्स से लेके और A और इस साइड में B, यानी कि सर्कुलर एरिया को जो टच करता है पार्ट और होता पूरा ऊपर है, इसको हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये कर्व्ड सरफेस एरिया मैं आपको इस डैश से, आप इसको देखिए, ये वाला सारा एरिया जो नजर आ रहा है कैप का अपर पोर्शन, जो नीचे बेस से ऊपर का एरिया है, कहां तक, ऊपर वर्टेक्स तक, ये सारा का सारा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है। और ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए फार्मूला है पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय स्लैंट हाइट, दैट इज एल। और दूसरा एरिया कौन सा होता है, दूसरा एरिया होता है बेस एरिया, इसको हम बेस एरिया भी बोलते हैं, सर्कुलर एरिया भी बोलते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी शॉर्ट में लिखेंगे तो बेस एरिया को BA लिख सकते हैं, सर्कुलर एरिया को CA नॉर्मली नहीं लिखते हम, क्योंकि फिर कंफ्यूजन होता है कि कर्व्ड एरिया और सर्कुलर एरिया, तो दोनों के लिए CA लिखने से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आपको इसको बेस एरिया लिख सकते हो
तो हमारा बेस एरिया, क्योंकि नीचे का पोर्शन उसका सर्कुलर है, कोन का जो नीचे का पोर्शन बेस पोर्शन है वो सर्कुलर है, तो उसको हम पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर एरिया है, इसको बेस एरिया लिख के इसको बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो गया? पाई आर एल। टोटल एरिया कितना हो गया? पाई आर, इसमें इन दोनों में से इन दोनों को ऐड करेंगे तो पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। अब ये तो तीन फार्मूले आ गए आपके पास एक कोन का टोटल एरिया कैलकुलेट करने के, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया और सर्कुलर या बेस एरिया। लेकिन एल आर एच का रिलेशन यहां पर इस फार्मूले की लिस्ट में मैंने साथ में ऐड करके आपको लिख दिया है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर सरफेस एरिया फाइंड करते टाइम, चाहे वो कर्व्ड सरफेस एरिया हो, सर्कुलर एरिया हो या टोटल एरिया हो, कोन का एरिया फाइंड करते टाइम हमारे को इस रिलेशन की बार बार जरूरत पड़ेगी, जो आपको एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है। तो ये बेसिक फार्मूला है कोन का, जो हमारे को इस चैप्टर के अंदर बार बार यूज में आएगा। अब दो तीन छोटी छोटी चीजें हैं जो इसमें आपको ध्यान में रखनी है। बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा इसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, क्योंकि इतनी छोटी सी बात के लिए केवल जल्दबाजी के कारण कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं सॉल्व कर लो। तो पहली चीज कि क्वेश्चन के अंदर आपको जब किसी भी तरीके का, किसी टेंट का क्वेश्चन आएगा, किसी और कॉनिकल शेप का क्वेश्चन आएगा, तो जब आपको बेस की रेडियस बताई जाती है तो कई बार वो रेडियस की बजाय आपको क्वेश्चन में डायामीटर बता दिया जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, आपको पता ही है कि डायामीटर जो होता है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो जब ट्वाइस ऑफ रेडियस है तो आपको फार्मूला के अंदर क्या चाहिए? रेडियस चाहिए, ना कि डायामीटर चाहिए। तो जैसे ही आप क्वेश्चन लें तो सबसे पहले गिवन पार्ट के अंदर आप डायामीटर गिवन है तो डायामीटर लिख के इमीडिएटली उसके सामने लिख दें कि सो रेडियस इज हाफ ऑफ द डायामीटर, सो दिस एंड दिस। आप ये फर्स्ट आपका स्टेप यही होना चाहिए कि आपको ये चेक करना है कि इसके अंदर रेडियस लिखा हुआ है या डायामीटर लिखा हुआ है। सेकंड, आपको जो डायमेंशंस दी हुई हैं, रेडियस दी हुई है या स्लैंट हाइट दी हुई है या हाइट दी हुई है, आपको चेक करना है कि तीनों की तीनों में से जो भी दो दी हुई हैं या तीन बताई हुई हैं, उन सबकी यूनिट सेम होनी बहुत जरूरी है। यूनिट सेम होनी चाहिए। यानी यूनिट क्या सेम होनी चाहिए? अगर आपको आर बता दिया है 40 सेंटीमीटर और एच बता दिया है 1 मीटर, तो आपका ये सेंटीमीटर में है, ये वाला आपका मीटर में है, तो आपको शुरू से ही इन दोनों को सेम यूनिट में करना है। मीन्स या तो आप 40 सेंटीमीटर को 0.40 मीटर लिख लीजिए, और या फिर आप इस 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख लीजिए। दोनों सेंटीमीटर में लीजिए या दोनों मीटर में लीजिए, जो भी आपको यूनिट दी हुई है उसके अंदर लेना है। उसके बाद थर्ड मेन इंपॉर्टेंट बात आती है क्वेश्चन की लैंग्वेज। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से अपना दिमाग लगाना है और ये पता लगाना है आपको इस क्वेश्चन में दिमाग लगा के कि क्वेश्चन के अंदर कौन सा एरिया पूछा जा रहा है। कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया बताइए, कई बार पूछा जाता है कि सर्कुलर एरिया बताइए, कुछ क्वेश्चंस में आपके से पूछा जाता है टोटल एरिया बताइए। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको ये डायरेक्ट नहीं बताया जाता कि कौन सा एरिया फाइंड करना है। उसमें आपको अपना ब्रेन अप्लाई करना है, प्रैक्टिकली उस क्वेश्चन को दिमाग में इमेजिन करके। सपोज वो आपको ये क्वेश्चन में आता है कि इस टेंट का एरिया बताइए कितना होगा, एक कॉनिकल टेंट का एरिया कितना होगा, तो उसमें आपसे वो नहीं पूछ रहे कि कर्व्ड एरिया बताना है या सर्कुलर एरिया बताना है या टोटल एरिया बताना है। आपसे ये केवल बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि टेंट का एरिया कितना होगा, टेंट का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो जो सरफेस एरिया होगा आपको एज्यूम करना है कि जो टेंट होता है वो उसका केवल कर्व्ड पोर्शन होता है, वो ही किसी फैब्रिक से, किसी कैनवास से, किसी जाली से बना होता है। फर्श जो होता है उसका जो बॉटम पार्ट होता है, जो सर्कुलर पार्ट होता है, वो वहां पर फैब्रिक नहीं लगता। तो आपको उस क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही पता लगाना है कि इस क्वेश्चन में हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, कर्व्ड एरिया फाइंड करना है या सर्कुलर एरिया फाइंड करना है या टोटल एरिया फाइंड करना है। तो इन केस ऑफ टेंट
बड़ा क्लियर है, एकदम क्लियर है कि आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ही फाइंड करना है, ना कि टोटल एरिया फाइंड करना है। ठीक, इस चीज को आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर ये अलजबरा की बात अलग होती है, उसके अंदर इतनी ज्यादा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन इस चैप्टर सरफेस एरिया के अंदर और वॉल्यूम के अंदर आपको उस क्वेश्चन की लैंग्वेज से खुद ही पता लगाना है कि इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी 11.1 एक्सरसाइज को, जो सरफेस एरिया ऑफ कोन से ही रिलेटेड है, वॉल्यूम से नहीं है, ना ही इसके वॉल्यूम से, ना ही स्फीयर के वॉल्यूम से, 11.1 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट अपने वीडियो के अंदर कवर करेंगे और उसका एक एक क्वेश्चन विद प्रोसीजर सॉल्व करेंगे। और बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा, बड़े बड़े वीडियो एक्सरसाइज सॉल्व करने में काम में नहीं आते हैं। आप अपना मैक्सिमम टाइम जो लगाना है वो प्रैक्टिस पर लगाइए, ना कि लंबे लंबे चौड़े वीडियो देखने पर लगाइए। आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आपको बहुत थोड़े में ही बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इजी लगेगा। तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो जो 11.1 एक्सरसाइज का है वो जरूर देखिए, और मैथ्स लॉजिकल स्टडी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी अपनी क्वारी होती हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच।